अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईरान ने तस्दीक की है कि इनके सीनियर सिक्योरिटी चीफ अली लरिजानी एक रात के हमले में शहीद हो गए। यह वाक़या उस वक्त हुआ जब अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग अपने 19वें दिन में दाखिल हो चुकी है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बताया है कि लरिजानी अपने बेटे और कुछ करीबी साथियों के साथ इस हमले में शहीद हो चुके हैं। ईरानियन स्टेट मीडिया ने यह भी बताया है कि अली रजा बयात, जो काउंसिल के डिप्टी हेड ऑफ सिक्योरिटी थे, वो भी इस हमले में शहीद हो गए। बयात पहले ईरान के हज और पिलग्रिम्स ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह रह चुके हैं और मुल्क सिक्योरिटी सिस्टम में इनका किरदार काफी अहम माना जाता था। महर न्यूज एजेंसी के जरिए जारी बयान में कहा गया है कि लरिजानी ने सालों तक मुल्क की खिदमत की और अब उन्होंने शहादत हासिल की। इस वाक़े के बाद IRGC ने शदीद रिएक्शन दिया है और वादा किया है कि इसका बदला लिया जाएगा। उन्होंने लरिजानी को एक नुमायो शख्सियत करार देते हुए कहा कि इनकी मौत रेसिस्टेंस को और मजबूत करेगी और इसराइल और उसके साथियों के खिलाफ जंग और तेज होगी। ईरान ने तुरंत जवाब देते हुए इसराइल पर शदीद मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। ईरानियन मिलिट्री कमांडर्स ने कहा है कि उनका रिस्पांस डिसिसिव और डिवास्टेटिंग होगा और यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इस जंग का दायरा अब सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पूरे गल्फ रीजन तक फैल गया है। सऊदी अरेबिया ने कहा है कि उन्होंने अपने मशरिकी इलाकों में ईरान के 13 ड्रोन को इंटरसेप्ट करके तबाह कर दिया है। इनका कहना है कि यह मामला इन मकामात पर थे जो अमेरिका से मुतालिक थे, लेकिन इससे आम शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुतासिर हुआ है। कुवैत ने भी तस्दीक की है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल्स और ड्रोन को रोक दिया, जहां जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी जो इंटरसेप्शन का नतीजा थे। UAE ने भी कहा है कि उनके डिफेंस सिस्टम ने इनकमिंग थ्रेट्स का जवाब दिया, जबकि दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने आसमान में मिसाइल इंटरसेप्टर को देखा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में देखा गया है कि दुबई के ऊपर से मिसाइल्स को रोकने के लिए रॉकेट लॉन्च किए गए और जलते हुए टुकड़े जमीन पर गिरते नजर आए, खासतौर पर दुबई इंटरनेशनल कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर के करीब। बहरीन ने अपने शहरियों को हिदायत दी है कि वो महफूज मकामात की तरफ चले जाए जब सायरन बजने लगे और खतरा बढ़ता गया। इस पूरी सिचुएशन ने पूरे रीजन में खौफ और बेचैनी फैला दी है। इसराइल में भी हालात सख्त हो गए हैं, जहां रमत गैन, जो टेल अवीव के करीब है, यहां ईरानियन हमलों के नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक ये लोग शार्पनर लगने की वजह से मरे। इसराइली मीडिया ने बताया है कि सेंट्रल इलाकों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, खासतौर पर कफ्र कासम में, जहां कई मकामात को निशाना बनाया गया। ईरान का दावा है कि उनके हमलों में 200 से ज्यादा लोग मुतासिर हुए, लेकिन इसकी तस्दीक अभी तक मुस्तकिल तौर पर नहीं हो सकी। तो कल ईरान के कुछ लीडर्स ने दावा किया था कि अभी तक इस जंग के अंदर जो भी मिसाइलें वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे वो 10 साल पुरानी मिसाइलें थे। नया स्टॉक तो आज से ये लोग शुरू करने वाले, यानी कल रात से ही शुरू हो चुका है नया स्टॉक का खेल। इन सब के दरमियान अमेरिका ने भी अपनी मिलिट्री एक्शन को तेज कर दिया है। US मिलिट्री ने कहा है कि उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के करीब ईरानियन मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया और इसके लिए 5000 पाउंड के हैवी बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए। तो बंकर बस्टर बम जो होते हैं ये जमीन के अंदर निशाना बनाते हैं। आपको बता दूं कि ईरान के जितने भी मिसाइल थे वो सारे के सारे जमीन के अंदर है और जमीन के अंदर भी काफी नीचे है। उनको ड्रोन के जरिए या नॉर्मल रॉकेट के जरिए नहीं तबाह किया जा सकता है। इसीलिए अमेरिका के पास ही इकलौता ऐसा हथियार है जिसके जरिए दावा करता है अमेरिका कि वो तबाह होगा। इससे पहले भी अमेरिका ने 5000 पाउंड का बंकर बस्टर का इस्तेमाल करके दावा किया था कि जो यूरेनियम ईरान के पास है वह पूरी तरह तबाह हो चुका, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ईरान ने दावा किया था कि उनका जो साइट था वो पूरी तरह महफूज है। तो US सेंट्रल कमांड का कहना है कि यह साइट इंटरनेशनल शिपिंग के लिए खतरा बन रही थी, इसलिए इन्हें तबाह करना जरूरी था। स्टेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम ऑयल रूट्स में से एक है और यहाँ टेंशन बढ़ने से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर सीधा असर पड़ रहा। सऊदी अरेबिया ने भी इस सिचुएशन को देखते हुए रियाद में अरब और इस्लामिक ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर का एक अहम इजलास बुलाया है, जहां रीजन की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पर बात होगी। इस मीटिंग का मकसद यह है कि मिलकर कोई स्ट्रैटेजी तय की जाए जिससे इस बढ़ती हुई जंग को कंट्रोल किया जा सके। इस जंग का असर इराक और लेबनान तक भी पहुंच चुका है। इराक में US डिप्लोमेटिक फैसिलिटीज पर दोबारा रॉकेट और ड्रोन हमले शुरू हो गए। लेबनान में इसराइली हमलों के नतीजे में मार्च से शुरू अब तक 900 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और हजारों जख्मी हो चुके हैं। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाया है, जिनमें हैफा नेवल बेस और बॉर्डर पर मौजूद ट्रूप शामिल है। एक और खतरनाक वाकया उस वक्त सामने आया जब ईरान के बुशैर न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब एक प्रोजेक्टाइल गिरा, लेकिन खुशकिस्मती से कोई नुकसान या जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। इंडिया भी इस पूरे सिचुएशन पर नजर रखे हुए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड अरब इमारात के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान के साथ बात की है। मोदी ने सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की मजम्मत की और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में सेफ नेविगेशन की जरूरत पर जोर दिया। इंडिया का कहना है कि उनकी पहली प्रायोरिटी अपने शहरियों की हिफाजत और एनर्जी सप्लाई को बरकरार रखना है। आपको बता दूं कि जंग शुरू होने के बाद ये पहला मामला है जहां पर इंडिया ने ऐसी बात रखी है। आपको बता दूं इंडिया ने अभी तक कोई भी बात रखने से परहेज किया था।
वहीं फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भी इस जंग पर तशवीश का इजहार किया है, जबकि पोलैंड ने साफ कह दिया है कि वो इस जंग में अपनी फौज नहीं भेजेगा। इन सब के दरमियान एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, जहां चाइना ने अमेरिका की मदद करने से इनकार कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने के लिए रिपोर्ट के मुताबिक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना से रिक्वेस्ट की थी कि वो इस क्राइसिस में मदद करे, लेकिन बीजिंग ने सीधा जवाब देने के बजाय सिर्फ यह कहा है कि तमाम पार्टीज को तुरंत मिलिट्री एक्शन रोक देना चाहिए और सिचुएशन को और खराब होने से बचना चाहिए। इस जंग की वजह से ट्रंप का चाइना का प्लान विजिट भी डिले हो गया है, जो पहले मार्च के एंड में होना था। एनालिस्ट का कहना है कि यह डिले दोनों कंट्रीज के लिए फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि अभी पॉलिटिकल और मिलिट्री सिचुएशन काफी टेंस है। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अमेरिका का फोकस एशिया से हटकर मिडिल ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिससे चाइना को स्ट्रैटेजिक फायदा मिल सकता है। रशिया के बाद चाइना ने भी ईरान को ह्यूमैनिटेरियन एड भी दी है, जो रेड क्रॉस के जरिए भेजी गई, खास तौर पर उन फैमिलीज के लिए जो बॉम्बिंग में मुतासिर हुए। बीजिंग अपने आप को एक ऐसे मुल्क के तौर पर पेश कर रहा है जो पीस और स्टेबिलिटी के लिए काम करना चाहता है। तो इसके अलावा अमेरिका के अंदर भी एक अहम सियासी हलचल हुई है। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ट्रंप ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि केंट सिक्योरिटी के मामलात में बिल्कुल कमजोर थे और जब उन्होंने इनका बयान पढ़ा तो उन्हें लगा कि अच्छा हुआ वो चले गए। ट्रंप ने कहा कि केंट का ये कहना है कि ईरान कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ केंट ने इस्तीफे में जो कहा वो भी बहुत अहम है। केंट ने साफ लिखा है कि वो अपने ज़मीर के साथ इस जंग की हिमायत नहीं कर सकते। इन्होंने लिखा कि ईरान से अमेरिका को कोई भी फौरी खतरा नहीं था और इनका यकीन है कि यह जंग इसराइल और उसके ताकतवर अमेरिकन लॉबी के दबाव में की जा रही है। केंट ने कहा कि ये हम गलती दोबारा नहीं कर सकते। ये इस्तीफा इसलिए भी खास अहमियत रखता है क्योंकि ये अमेरिका के अंदर ही इस जंग के खिलाफ एक ऊंची आवाज़ है। ट्रंप ने यह भी क्लेम किया है कि ईरान में 41,000 से ज़्यादा लोग अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं और उन्हें जान से मार दिया गया है। यह क्लेम अभी इंडिपेंडेंट सोर्सेज से तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन ट्रंप ने इस पर अपनी बात जस्टिफाई करने के लिए यूज़ किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज फंसे होने की वजह से तेल की कीमतें बढ़ने लगी है, जो कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकता है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया या डेंजर जोन बन जाए तो ऑयल टैंकर यहां से गुजर नहीं पाते, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई में कमी आती है और कीमतें बढ़ जाती। ट्रंप ने इस सवाल पर कहा है कि यह सिर्फ वक्ती मसला है और जल्दी कीमतें गिरेंगी। ट्रंप ने दावा किया है कि वो ईरान के साहिलों पर इतना भारी हमला कर रहा है कि जल्दी हालात काबू में आ जाएंगे। आखिर में अनयूजुअल खबर आई, ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2025 में शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि वर्ल्ड कप अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में हो रहा है और ईरान की हुकूमत ने साफ कह दिया है कि उनकी टीम अमेरिकी जमीन पर कदम नहीं रहेगी। इस पर मैक्सिको के प्रेसिडेंट ने पेशकश की है कि अगर फीफा रजामंद हो तो मैक्सिको ईरान के मैचेस अपने यहाँ करवा सकता है। अभी फीफा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। ये सियासी असर खेल की दुनिया तक पहुँचने की एक मिसाल है। ये था आज की तफसील मुकम्मल जायजा। जंग के हालात हर लम्हे बदल रहे हैं, नए मोर्चे खुल रहे हैं और पूरी दुनिया इस जंग को बारीकी से जायजा ले रही है। ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि लगाव और बेहुदा बातों से बचना असल रोज़ा है। और अगर तुम्हें गाली दे और बुरा भला कहे तो तुम आगे से सिर्फ इतना कह दो कि मैं रोज़े में हूँ। मुस्तदरक 1570। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।